तो गाइस फाइनली एक नया चाइनीज एनिमे रिलीज हो गया है जिसका नाम है नोवोलैंड ईगल फ्लैग। इस एनिमे की स्टोरी लाइन पहले एपिसोड से ही एक्शन से भरी हुई है और ये सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो अब बिना किसी देरी के आ जाइए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें एपिसोड के शुरू में एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि अपने भाई के ड्रीम में आई होती है जिसका नाम असूले है। और असूले जिस गाँव में था उधर के किंगडम ने वहाँ पे हमला कर दिया था जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत तबाही मची हुई थी। और ये हमला असूले के ऊपर था क्योंकि वो उस किंगडम का प्रिंस था, इसीलिए वहाँ के किंग के लोग असूले को पकड़ना चाहते थे। और असूले वहाँ पे अपनी बहन सुमा को भी जगा देता है और उससे बोलता है कि हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि हम पे हमला हो चुका है। और तभी वहाँ पे सुमा की मदर आती है और वो असूले को बोलती है कि तुम तो किंग यांग से हो तो सेना तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और तभी असूले उन्हें बोलता है कि ये सारी तबाही मेरी वजह से हो रही है और इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। और तब उसकी मॉम मुझसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब सेना की वजह से ही हो रहा है। और उसी वक्त में असूले के घर पे भी हमला हो जाता है और तभी उसकी मॉम बोलती है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ नहीं तो सब के सब मारे जाएंगे। और उसी वक्त सब लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे एक बच्ची अपनी माँ से भागते हुए पूछती है कि ये लोग कौन है और हमें मारना क्यों चाहते हैं। तो उसकी माँ बोलती है कि ये सब लोग दरिंदे हैं और हमारी जगह को लूटना चाहते हैं। और तभी वहाँ पे किंग यांग की सेना आ जाती है और वहाँ पे तीरों की बरसात कर देती है। इवन जो भी लोग वहाँ भागते होते हैं उन सबको काटना शुरू कर देती है तलवारों से। और वहाँ पे इतनी तबाही हो रही होती है कि लग नहीं रहा था वहाँ पे कोई भी बचेगा। तभी असूले वहाँ पर रुकता है और अपनी चारों तरफ देखता है और उसे सिर्फ तबाही ही तबाही दिख रही होती है। तो तभी असूले अपनी माँ को ये बोलता है कि मैं तो यहाँ का प्रिंस हूँ और मतलब आगे आने वाला यहाँ का किंग होगा तो सेना मेरी बात मानेगी, इसीलिए अगर मैं इन लोगों को बोलूंगा कि यहाँ पे जितनी भी तबाही हो रही है बंद करो तो क्या ये मेरी बात मानेंगे। तो असूले की माँ उसे गले लगाती है और उससे बोलती है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें अभी सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। और तब असूले बोलता है कि मैं बस चाहता हूँ कि आपको कुछ ना हो। और उसके बाद ये सब वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो अपनी जान पर खेलकर इन लोगों के लिए लड़ रहे होते हैं। और वहाँ पे हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम है जेंगवान। और वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए उसकी बहन भी होती है जो कि अपने तीरों की वजह से काफियों को मार भी देती है। और वहाँ पे बहुत खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। और जब जेंगवान की बहन के पास तीर खत्म हो जाते हैं तो वो वहाँ तलवार और शील्ड के साथ लड़ना शुरू कर देती है। और फिर जेंगवान अपने बाकी लोगों को लेकर वहाँ की सारी सेना को खत्म कर देते हैं। पर इन सब के बाद एक और सेना उन पे हमला करने के लिए खड़ी होती है जिसको लीड कर रहे होते हैं मास्टर लू और उनके साथ उनका खास आदमी यांग भी होता है। और उन लोगों को देखकर जेंगवान कहता है कि ये सेना हम पर भारी पड़ जाएगी। और तब वो पीछे मुड़कर जब देखता है तो सारा गाँव ही आग में जल रहा होता है। फिर वो बोलता है कि हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हमें असूले और सुमा को बचाना है। और तब वहाँ से कुछ सिपाही सुमा और असूले को बचाने के लिए चले जाते हैं। और तभी जेंगवान अपने लोगों से ये बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि किंग यांग के लोग वहाँ पे कितने ज्यादा ताकतवर हैं और उनकी सेना ज्यादा बड़ी है और उससे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर वो शेर हैं तो तब भी उन्हें एक खुले मैदान की जरूरत पड़ेगी और ये जगह हमारी है तो इसकी वजह से लड़ाई हमारे हक में भी हो सकती है। और तभी किंग यांग की सेना इनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। और तब जेंगवान सिस्टर जेंगवान से वहाँ बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे साथ इतनी देर तक टिक जाओगी और एक पिता होने के नाते मैं ये बोलूंगा कि तुम भी जाकर असूले और बाकी सबके साथ अपनी जान बचा लो क्योंकि तुम जानती हो कि इस जंग का नतीजा क्या होने वाला है। और तभी वो किंग यांग सेना की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और शुरू में ही किंग यांग सेना उनके ऊपर भारी पड़ना शुरू हो जाती है। पर जेंगवान भी कहाँ पीछे हटने वाला था, उसने भी पूरी ताकत से उनकी तरफ हमला करना शुरू कर दिया। पर तभी उनमें से कुछ सिपाही गाँव की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो असूले को ढूंढना चाहते थे। पर जब किंग यांग के सिपाही गाँव की तरफ बढ़ रहे थे उनको वहाँ जाते ही खत्म कर दिया जा रहा था जिसकी वजह से अब लड़ाई का मंजर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था क्योंकि अब लोग सिर्फ एक दूसरे को मारने और काटने पे लगे हुए थे। और जब टाचाई नाम का बंदा वहाँ से निकलने वाला होता है तो किंग यांग का एक और प्रिंस उसे तीर मार के खत्म कर देता है और वो अपने भाई के पास आकर कहता है कि देखो मैंने कितनी आसानी से उसे खत्म कर दिया। और तभी एक सिपाही उनके पास आता है और बोलता है कि हमें एक ऑर्डर आया है कि जल्द से उनके बेटे को खोज निकाला जाए क्योंकि अब जेंगवान उनके सामने ज्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाला और वैसे भी हमें उस बच्चे को जिंदा पकड़ने के लिए कहा गया है। तो फिर दूसरा राजकुमार बोलता है कि ऐसा क्यों, क्या वो एक डिजास्टर स्टार है इसलिए। और वो बोलता है कि आखिर उसकी इतनी ज्यादा केयर क्यों की जा रही है। तो फिर किंग यांग का बड़ा बेटा बोलता है कि आखिरकार वो भी तो हमारा भाई ही है क्योंकि किंग यान और जेंग यान दोनों एक ही फैमिली के हैं। तो फिर दूसरा भाई बोलता है कि जो भी उस बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसे एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो फिर बाकी सब उस बच्चे को ढूंढने चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि जेंगवान का एक सिपाही जिंदा होता
होता है, पर जब वो आगे बढ़ता है तो उसको उसी टाइम मार दिया जाता है। और फिर रसूले जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ छुपा होता है उस जगह पे भी हमला करके उस जगह को उड़ा दिया जाता है। तो फिर रसूले की माँ उन्हें बोलती है कि तुम लोग मुझे फॉलो करो क्योंकि हमें बहुत सावधानी से यहाँ से निकलना होगा। और फिर वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं और जब उन्हें मौका मिलता है वो भागना भी शुरू कर देते हैं वहाँ से। और तब रसूले अपनी मॉम से बोलता है कि मैं यहाँ क्या कुछ नहीं कर सकता। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ से भागने पे ध्यान दो। और जब वो यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं तो उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जैसे किसी को मदद चाहिए हो। और वहाँ पे एक बूढ़ी औरत का पैर लकड़ी के नीचे फंसा होता है। और तब रसूले अपनी मॉम से कहता है कि हमें उसे बचाना चाहिए। और फिर तभी वो उसकी मदद करना शुरू हो जाते हैं। और वो बूढ़ी औरत निकलने के बाद रसूले पे हमला करना शुरू हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम एक डिजास्टर स्टार हो और तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है और इसी वजह से आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो बूढ़ी औरत तभी रसूले का गला दबाना शुरू कर देती है, पर रसूले की मॉम उसको बचा लेती है। पर वो बूढ़ी औरत रसूले से बोलती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, इस वजह से तुम कभी जिंदा नहीं बचोगे। पर रसूले अपनी मॉम और अपनी सिस्टर के साथ वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और जब वो बूढ़ी औरत उनका पीछा करने लगती है तो एक भारी सी चीज उस पे गिर जाती है जिसकी वजह से वो मर जाती है। तब रसूले ये सोचता है कि क्या सच में मैं एक डिजास्टर स्टार हूँ और क्या सब कुछ ये मेरी वजह से हो रहा है। पर उनके वहाँ से जाते ही लू वहाँ पर पहुँच जाता है और वो देखता है कि कैसे हर चीज को वहाँ पे खत्म कर दिया गया है। और वो बाकी सिपाहियों से बोलता है कि जल्दी से जाके प्रिंस को ढूंढ के लाओ। और रसूले वहाँ अपनी मॉम और अपनी बहन के साथ भाग रहा होता है और वो एक जगह पे जाकर छुप जाते हैं। और तभी उन्हें कुछ ऐसा सुनाई देता है कि जैसे कोई दबे पांव चल के उनके पास आ रहा हो। पर जब वो उनको देखते हैं तो वो जनरल गैलर होते हैं और वो तब उनको बोलते हैं कि मास्टर ज़ेंगवान ने मुझे कहा था कि तुम लोगों की जान कैसे भी करके बचनी चाहिए। और वो प्रिंसेस सुमा से भी कहता है कि तुम्हारे पिता तुमसे कुछ कहना चाहते थे और वो यही कि तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और अब ये जगह खतरे से खाली नहीं है तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और ये सब बोलते हुए ही उनके पीठ में कोई छुरा घोंप देता है और वो असल में किंग यांग का सिपाही होता है। और वो रसूले से बोलता है कि मैं तुम्हें कब का ढूंढ रहा था और आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए और अब मुझे एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ये सब बोलते ही वो रसूले को पकड़ने की कोशिश करता है, पर रसूले की माँ उस सिपाही से फाइट करना शुरू हो जाती है। और इस सब को देखकर सुमा को बहुत ज्यादा डर लगना शुरू हो जाता है। पर तभी उन सबको बचाने के लिए जनरल गैलर उस सिपाही को पीछे से पकड़ लेते हैं और उस सिपाही से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो सिपाही बहुत बेरहमी से उनकी पीठ पे बार बार छुरा घोंपकर उन्हें मार देता है। पर रसूले की माँ भी उस सिपाही के पीठ पे छुरा घोंपकर उसे जान से मार देती है। और फिर रसूले अपनी माँ और अपनी बहन के साथ वहाँ से भागना शुरू कर देता है। पर अब रसूले की माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, पर तभी उसे मारने के लिए वहाँ पर और ज्यादा सिपाही आ जाते हैं। रसूले की मॉम से अब आगे नहीं चला जा रहा था, इसलिए वो नीचे गिर जाती है और रसूले को आगे बढ़ने को बोलती है। पर तभी वहाँ पे कुछ और सैनिक आ जाते हैं और वो रसूले की मॉम के साथ कुछ गलत हरकतें करना शुरू हो जाते हैं। वो रसूले और सुमा को भी पीटना शुरू कर देते हैं। तो रसूले की मॉम कैसे भी करके उन्हें वो लेपर्ड टेल दिखाती है, जिनकी वजह से उन्हें पता लगता है कि रसूले थर्ड प्रिंस है। पर वो सैनिक उसी वक्त रसूले की मॉम को मार डालते हैं और रसूले बहुत ज्यादा रोना शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पे दो और प्रिंस आते हैं और रसूले, सुमा और बाकी जितने भी गाँव के लोग थे उन्हें बंदी बनाकर वापस ले जाते हैं। पर वहाँ पे जाते हुए रसूले बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि उसे उसकी मॉम की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। और तब रसूले देखता है कि किंग यांग के लोग गाँव के लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। और फिर वो सब किंग यांग के राजा के पास पहुंच जाते हैं। तो वहाँ का फर्स्ट प्रिंस रसूले को किंग के पास लेकर आता है और किंग रसूले को गले मिलने को बोलता है, पर रसूले ऐसा नहीं करता। तो किंग वहाँ पे अपने सिपाही के पास जाता है और उसे शाबाशी देता है और उससे बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है क्योंकि तुमने मेरे दोनों बेटों को ट्रेन किया, इसीलिए मैं तुम्हें ये सारे गुलाम देता हूँ और साथ ही साथ ग्रेट खान का टाइटल भी। और ये बात सुन के वो सेनापति बहुत खुश हो जाता है और अपने सिपाही को बोलता है कि ये सारे गुलाम मैं तुम लोगों में बांट दूंगा। ये सुनकर वो सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो सिपाही गरम गरम सरिये से सारे गुलामों पे टैग लगाना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद राजा अपने पहले बेटे के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुमने भी इस मिशन में बहुत मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हें इस कबीले की 2 खूबसूरत लड़कियां दूंगा। और फिर वो सिपाही ज़ेंगवान की बेटी और सुमा को वहाँ पे ले आते हैं। फिर रसूले उन दोनों को देखकर उनकी तरफ भागने की कोशिश कर देता है, पर सैनिक उसे रोक देते हैं। तो फिर फर्स्ट प्रिंस ज़ेंगवान की बेटी के पास वहाँ पे जाता है और उसे बोलता है कि मैंने सुना है आज तक तुम्हें कोई भी लड़का पसंद नहीं आया। और ये सुनकर वो उसके मुंह पे थूक देती है। तो फर्स्ट प्रिंस दोनों की रस्सियां काटते हुए ये बोलता है कि मुझे जंगली घोड़ियों पे लगाम लगानी आती है। ये सुन के वो सैनिक बोलना शुरू हो जाते हैं कि इस गुलाम
गुलाम और प्रिंस की जोड़ी बहुत सही लग रही है। ये सब सुन के असूले चिल्लाने लगता है और बोलता है कि वो कोई गुलाम नहीं है। यही मौका देखकर जैंगवान की बेटी प्रिंस पे हमला करने लगती है, पर वो इस पे नाकाम हो जाती है और इसी वजह से वो अपनी जान ले लेती है, क्योंकि वो किसी की गुलाम बन के नहीं रहना चाहती। ये सब देखकर असूले बहुत दुखी हो जाता है और सुमा भी अपने बहन के पास आके रोने लगती है। पर सैनिक सुमा को उसकी बहन से दूर लेके जाना शुरू कर देते हैं, पर कैसे भी करके सुमा के हाथ अपनी बहन की बांसुरी लग जाती है और वो फिर से अपनी बहन की तरफ भागने की कोशिश करती है। ये सब देखकर एक सैनिक उसकी सर काटने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त असूले को एक इल्यूजन आता है जिसमें वो देखता है कि एक जानवर सुमा को खा रहा है। फिर वो तलवार लेकर उस जानवर की तरफ भागता है और असल में हम देखते हैं कि असूले सैनिक की तलवार को अपनी तलवार से रोक लेता है और सुमा को बोलता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। और फिर हमें स्टोरी का थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें किंग यांग के राजा को एक तीसरा बेटा होता है, जिसको देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर उसी वक्त पहाड़ पर 3 मीटेओराइट आकर गिरते हैं। ये सब देखकर एक भविष्यवाणी की जाती है कि ये समय बहुत ज्यादा अशुभ है, क्योंकि इसी समय बहुत सालों पहले एक गुजुआ नाम के बंदे ने जन्म लिया था जिसने सभी जगह तबाही मचा दी थी। और इसी वजह से किंग यांग के लोग उस बच्चे को गिजुआन का दूसरा जन्म मानने लगते हैं। वो सब ये चीज मान लेते हैं कि ये बच्चा आगे के वक्त के लिए तबाही होगा। तो फिर किंग यांग का राजा अपने तीसरे बच्चे को आग में सैक्रिफाइस करने का डिसीजन लेता है। पर उसी वक्त वहाँ पे राजा का दोस्त और पास के कबीले का लीडर आ जाता है और उस बच्चे को राजा से लेकर कहता है कि मैं इस बच्चे को पालूंगा और अगर ये गुजुआन का दूसरा जन्म हुआ तो मैं खुद इसको अपने हाथों से मार दूंगा। और फिर वो उस बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो बच्चा असूले होता है। और फिर स्टोरी आगे वहीं से शुरू होती है जहाँ पे असूले सुमा को बचाता है उसका सर कटने से। ये सब देखकर सेकंड प्रिंस आगे आता है, अपनी तलवार निकालकर असूले को बोलता है कि तुम पीछे हट जाओ क्योंकि ये एक ट्रेटर की बेटी है, इसलिए इसे मरना ही होगा। पर उसी वक्त राजा सेकंड प्रिंस को रोक देता है और कहता है असूले सिर्फ उसे बचाना चाहता था और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब असूले सुमा के पास आता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। पहले सुमा असूले को काटने की कोशिश करती है क्योंकि ये सब उसकी वजह से होता है, पर वो बाद में उसे गले लगा के रोना शुरू हो जाती है क्योंकि अब उसके अलावा उसका कोई नहीं था। तभी उस वक्त एक सैनिक राजा के पास आता है और उसको एक बॉक्स दिखाता है जिसमें उस कबीले के लीडर का सर होता है और असूले भी वहीं पर होता है। फिर वो राजा से पूछता है कि आपने इनको क्यों मारा? आपकी वजह से मेरी मदर और मेरी बहन दोनों मर गए हैं। ये सब सुन के राजा असूले से कहता है कि वो लीडर एक गद्दार था और उसका मरना जरूरी था। ये सब सुन के असूले कहता है कि वो एक अच्छे इंसान थे तो वो एक गद्दार कैसे हो सकते हैं। तो ये सब सुन के राजा असूले से बोलता है कि एक गद्दार और अच्छे इंसान में फर्क होता है, जो कि तुम्हें भी समझना होगा क्योंकि तुम किंग यांग के होने वाले राजा हो। जिसको सुन के असूले बोलता है कि अगर उन्होंने कोई रूल तोड़ा भी होगा तो वो सिर्फ अपनी जमीन को बचा रहे होंगे। जिसको सुन के राजा कहता है कि हम किसी को भी इतनी सी वजह से नहीं मारते। उस लीडर ने बाकी कबीले वालों के साथ मिलकर हम पे अटैक करने का प्लान बना लिया था, इसीलिए उससे हमारे लोगों को बचाने के लिए मुझे उसे मारना पड़ा। ये सब सुन के असूले बहुत रोना शुरू कर देता है और राजा से कहता है अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उन्हें कभी नहीं मारता। पर राजा असूले को बोलते हैं कि यही लाइफ है और तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। फिर राजा उसे ब्लू शार्क नाम की एक तलवार देता है और कहता है कि ये तलवार मुझे उसी लीडर ने दी थी और अगर तुम्हें अपनी बहन को बचाना है तो तुम्हें भी तलवार उठानी पड़ेगी क्योंकि रोने धोने से कोई काम नहीं होने वाला। ये सब सुन के पहले असूले वो तलवार लेने लगता है, फिर बाद में वही राजा के पास छोड़ के चला जाता है क्योंकि वो राजा की कोई बात नहीं मानना चाहता था। फिर आगे हम देखते हैं जो एस्ट्रोलॉजर असूले के बारे में भविष्यवाणी करता है वो उसके साथ बैठा बातें करता होता है और वो असूले को सारी पास्ट की बातें बताता है। फिर असूले उससे पूछता है क्या मैं भी गुजुआन हूँ, जिसपे वो एस्ट्रोलॉजर ये बोलता है कि राजा ये बात नहीं मानते कि तुम गुजुआन हो क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो तुम्हें मार देते और उस लीडर को तुम्हें कभी नहीं देते। फिर उन्होंने असूले को कहा कि तुम्हें तो लगता है कि सारी बुरी चीजें तुम्हारे साथ ही होती हैं, जबकि तुम्हारे फादर के साथ तुमसे भी ज्यादा बुरी चीजें हुई हैं क्योंकि जब तुम्हारे फादर तुम्हारी एज के थे तो उनके फादर ने उनकी ग्रैंड मदर के साथ उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत मुश्किल हुई थी और कुछ गुंडों ने तुम्हारी दादी की इज्जत भी लूट ली थी और इसलिए उन्होंने शर्म के मारे अपनी जान ले ली थी। फिर तुम्हारे फादर बहुत ठंड में यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे, पर वहाँ के कबीले के लीडर ने और उनकी मॉम ने उनकी जान बचाई थी और उस कबीले के लीडर ने तुम्हारे डैड की दोबारा से राजा बनने में भी मदद की थी और उस कबीले के लीडर ने ये वादा भी किया था कि वो मरते दम तक राजा को प्रोटेक्ट करेगा। तो भले ही सिपाहियों ने राजा के कहने पे उसको मार दिया, पर वो भी अंदर से तुम्हारे जितना ही दुखी है क्योंकि वो उसे अपना भाई मानते थे। तो ये सब सुन के असूले चौंक जाता है और वो एस्ट्रोलॉजर दोबारा
दोबारा से असूले को वो ब्लू शार्क तलवार देता है, पर असूले इस बार उसे ले लेता है और कहता है कि मैं भी उस लीडर की तरह एक अच्छा लीडर बनूंगा और सबको प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर उसके अगले दिन असूले की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, पर वहाँ पे किंग यांग का सैनिक असूले को तंग करना शुरू हो जाता है क्योंकि उसे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि ये कमजोर बच्चा आगे जाके यहाँ का राजा बनेगा, जो कि गुजुआन का रूप है। तो असूले उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, पर वो बंदा असूले पे अटैक कर देता है, लेकिन असूले का टीचर उसे बचा लेता है। फिर जब असूले वहाँ से निकलता है तो सुमा को हर जगह ढूंढना शुरू कर देता है, पर सुमा उसे कहीं मिलती नहीं होती। फिर कुछ वक्त बाद सुमा उसे अपनी बहन की कब्र पे रोती हुई मिलती है क्योंकि उसे उस बंदे ने बहुत मारा था और उसकी बहन की बांसुरी भी तोड़ दी होती है। तो ये सब देखने के बाद असूले बदला लेने का डिसीजन लेता है और तलवार लेकर उस बंदे के पास लड़ने चला जाता है और उस पे अटैक करता है, पर वो बंदा असूले से आराम से बच जाता है क्योंकि वो बंदा बहुत ताकतवर था और असूले बहुत कमजोर। तो ये सब देखकर वहाँ पे खड़े सैनिक असूले की हालत देखकर उस पे हंसने लगते हैं, पर असूले हार नहीं मानता। पर तभी वो बंदा असूले को जमीन पे गिराकर उसे लात मारने लगता है और असूले को बोलता है कि तुम यहाँ के राजा बनने के लायक नहीं हो। उसी वक्त वहाँ असूले को बचाने सुमा भी आ जाती है, पर वहाँ पे खड़ा एक सैनिक सुमा को रोककर उसे पीटना शुरू कर देता है और ये सब देखकर असूले को गुस्सा आना शुरू हो जाता है और अचानक से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके फेस की नसें भी चमकने लगती हैं। तब असूले उस बंदे को पीछे गिरा देता है, पर वो बंदा फिर से असूले पे काबू पाने की कोशिश करता है, पर असूले अचानक से बहुत ताकतवर हो गया था और वो उस बंदे का गला दबाना शुरू कर देता है। जहाँ पे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो एस्ट्रोलॉजर राजा को समझाता होता है कि तुम्हारे दोस्त को मारना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो बस जस्टिस पाना चाहता था, क्योंकि उसे सच पता लग गया था। तो ये बात सुन के राजा उस एस्ट्रोलॉजर पर गुस्सा होना शुरू हो जाता है, जिसको सुनकर वो एस्ट्रोलॉजर राजा को बोलता है अगर तुम चाहो तो मुझे भी मार सकते हो, पर फिर तुम अकेले पड़ जाओगे। और वहाँ पे दूसरी तरफ सैनिक उस बंदे को असूले से छुड़वाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें कोई भी कामयाब नहीं हो रहा होता। और वहाँ पे असूले ये विजन देख रहा होता है कि कोई गोल्डन लॉइन उसकी बॉडी पे काबू कर रहा होता है और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है। पर तभी सुमा रोते हुए उसे गले लगा लेती है, उसकी वजह से असूले नॉर्मल होकर बेहोश हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ राजा एस्ट्रोलॉजर से बोलता होता है कि मैं कोशिश करूंगा आगे से ऐसा ना हो, पर हमें भी इस दुनिया पे राज करना है, हम कब तक ऐसे ही जीते रहेंगे। ये सब सुन के वो एस्ट्रोलॉजर राजा से पूछता है कि क्या तुम इस दुनिया पे कब्जा करना चाहते हो, तो वो राजा कहता है हाँ मैं यही चाहता हूँ। तभी वहाँ पे एक सैनिक आकर राजा को बताता है कि थर्ड प्रिंस बेहोश हो गया है। तो हम आगे देखते हैं कि असूले को एक विजन आता है जिसमें उसको एक गोल्डन लॉइन दिखता है और वो उसके आसपास के क्रीचर्स को खत्म कर देता है और अब वो उसके पीछे पड़ा है। और हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि तब असूले को बहुत पेन हो रहा होता है और तब उसे राजा और डॉक्टर ने रस्सियों से बांध रखा हुआ था। तो तब डॉक्टर राजा से कहता है कि मुझे पक्का नहीं पता कि ये बच भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि मैंने पहले ऐसी हालत किसी की नहीं देखी। तो ये सब सुन के राजा उसे कहता है कि तुम पूरी कोशिश करके इसे बचाओ। फिर असूले के इल्यूजन से वो गोल्डन लॉइन गायब हो जाता है और तब असूले होश में आ जाता है। तब राजा भी उसे देख के बहुत खुश हो जाता है और सुमा भी खुशी के मारे उसे देखकर रोने लगती है। फिर राजा असूले को देखकर कहता है कि तुम्हें अब आराम की जरूरत है, तो तुम कुछ दिनों तक प्रैक्टिस मत करना। पर असूले इसके लिए नहीं मानता क्योंकि उसे ताकतवर बनना था। फिर राजा असूले से कहता है कि तुम अपने आप को कमजोर मत मानो क्योंकि तुम यहाँ के होने वाले राजा हो। इस पे असूले कहता है अगर मैं सच में कमजोर नहीं होता तो मेरा कबीला आज जिंदा होता। फिर राजा असूले से बोलता है कि मुझे तुम पे गर्व है क्योंकि तुम अपने लोगों को बचाना चाहते हो, पर तुम्हें अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना होगा ताकि तुम उन्हें बचाने के लायक बन सको। फिर राजा वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन असूले सुमा के साथ एक गार्डन में आ जाता है जहाँ पे वो दुखी होते हुए सुमा से कहता है मैं सच में बहुत बेकार हूँ क्योंकि मैं अभी सही से तलवार भी नहीं पकड़ पाया। ये सब सुन के सुमा उसे इशारों में ये सब नहीं बोलने को कहती है क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। ये सब देखकर असूले बोलता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो मुझसे नफरत नहीं करती। ये सब सुनकर सुमा मुस्कुराने लगती है और उससे कहती है कि जब तक हम दोनों एक साथ हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो दोनों उस गार्डन में खेलने लगते हैं। आगे हम राजा, तीनों प्रिंस, सेनापति और बाकी मंत्रियों को देखते हैं जहाँ पे राजा तीनों प्रिंस से किसी स्ट्रेटेजी पे राय मांगता है, जिसपे सेकंड प्रिंस तो राजा के फेवर में बोलता है और फर्स्ट प्रिंस राजा की स्ट्रेटेजी पे एग्री नहीं होता और असूले तो कुछ बोलता ही नहीं है, जिसकी वजह से सभी उस पे हंसने लगते हैं
हैं। तब राजा सबको चुप करा देता है और तब वो सबसे पूछता है कि मुझे तुम तीनों में से किसी को टैंग डायनेस्टी में भेजना है, तो बताओ तुम तीनों में से वहाँ कौन जाएगा। तो ये बात सुन के सेकंड प्रिंस फर्स्ट प्रिंस का नाम सजेस्ट करने लगता है, क्योंकि वो एक जानलेवा मिशन था और उसमें किसी की भी जान जा सकती थी। तो फर्स्ट प्रिंस बोलता है कि मुझे यहाँ पे सबको प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो सेकंड प्रिंस असूले का नाम सजेस्ट करने लगता है, क्योंकि वो असूले को रास्ते से हटाकर अपना राजा बनने का सपना पूरा करना चाहता था और राजा ये बात जानता था। इसलिए वो कहता है अगर तुम में से कोई भी वहाँ नहीं जाना चाहता तो हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इसीलिए अभी के लिए ये मीटिंग खत्म हुई। आगे हम उस लड़के को देखते हैं जिसने असूले पे अटैक किया था और इसी वजह से राजा ने उस लड़के पे काफी ज्यादा कोड़े पड़वाए, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। तो इसलिए वो अपने साथी यानी सेकंड प्रिंस और मंत्री से इसका बदला लेने को कहता है। इस पे वो मंत्री कहता है कि हमें अब असूले को रास्ते से हटाना ही होगा, नहीं तो ये राजा बन जाएगा। और तब सेकंड प्रिंस बोलता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं उसे देख लूंगा। और फिर हम वहाँ असूले को देखते हैं जो सुमा की बांसुरी जोड़ देता है और वहाँ घोड़े पे सुमा के साथ घूमने लगता है। पर तभी वहाँ पे मास्क पहने लोग उस पे हमला कर देते हैं। तो असूले सुमा के साथ वहाँ से भागने लगता है। वहाँ से भागते हुए वो किंग यांग के सैनिकों के पास आ जाता है। वो सैनिक असूले को बचाने के लिए उन मास्क वाले लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं, पर वो मास्क वाले लोग उन सैनिकों को जान से मार देते हैं। पर इसी बीच असूले सुमा को लेके कहीं छुप गया था, पर वो ये समझ गया था अगर दोनों एक साथ भागेंगे तो दोनों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। इसलिए असूले उन मास्क वाले लोगों का ध्यान भटकाकर वहाँ से भागने लगता है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। और तभी सुमा जाकर ये बात राजा को बता देती है। तो राजा अपने दोनों बेटों को असूले को बचाने को भेजता है और सुमा भी उनके साथ जाती है। तब उन्हें समझ नहीं आता होता कि आगे उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। तो तब सुमा उन्हें बताती है कि असूले किस डायरेक्शन में गया था। तो ये सब सुनकर सेकंड प्रिंस समझ जाता है कि उसकी पोल खुल सकती है। तो वो सुमा को रास्ते से हटाने के लिए ये बोलते हुए सुमा पे अटैक करता है कि तुझसे अपने मास्टर को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। इस तरफ असूले भागते हुए एक बहुत बड़े गड्ढे के पास आ जाता है और उसमें गिर जाता है, जिसकी वजह से वो मास्क वाले बंदे वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उस गड्ढे में बहुत ज्यादा बीस्ट रहते थे और आज तक वहाँ से कोई भी बच के नहीं आ पाया। इसलिए उन्हें भी लगता है कि असूले मर जाएगा। तो फिर असूले और उसका घोड़ा गड्ढे में बनी एक नदी में गिरते हैं, जहाँ पे एक बीस्ट फिश आके उसके घोड़े को खा जाती है और वहाँ खून ही खून हो जाता है। ये सब देखकर असूले एक किनारे की तरफ भागने लगता है, पर वो बीस्ट फिश असूले के बहुत करीब आ गई थी। पर तभी वहाँ पे एक किनारे से एक ओल्ड मैन भाग के आता होता है और वो चेन से बंधा हुआ था। तभी वो असूले को पानी से बाहर खींच लेता है, पर उसका मन बदल जाता है और वो असूले को दोबारा उस बीस्ट पे फेंक देता है। और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय चिट चैटर्स।